गुड मॉर्निंग क्लास 6। मैं रेनू मैम। बेटा आज हम कक्षा 6 का रीडर का चैप्टर हमारी पृथ्वी एक अद्वितीय ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। पाठ का नाम है हमारी पृथ्वी एक अद्वितीय ग्रह। और इसमें हम पढ़ेंगे कि हमारी जो पृथ्वी है वो सौरमंडल के 8 ग्रहों में से किस कारण से अद्वितीय है, तथा हम पृथ्वी के साथ साथ तीन विधियों से गतिमान है। इन्हीं सब के बारे में पढ़ेंगे तथा हम कहाँ भागे जा रहे हैं और इसके कारण क्या है। तो हम पृथ्वी की गति के बारे में, इन्हीं सब चीजों के बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो हमारा पाठ पढ़ते हैं, हमारी पृथ्वी एक अद्वितीय ग्रह। अपनी भूगोल की पुस्तक में आपने पृथ्वी के विषय में जानकारी प्राप्त की होगी। इस पाठ में हम अपने ग्रह के बारे में और अधिक तथ्यों के बारे में जानने की चेष्टा करेंगे। पृथ्वी सौरमंडल के 8 ग्रहों में से एक है। विभिन्न लोगों के लिए इस ग्रह का अर्थ भिन्न भिन्न है। एक कृषक के लिए पृथ्वी एक मृदा यानी मिट्टी है, तो एक नाविक के लिए पृथ्वी जल का एक असीमित कुंड है। एक वायुयान चालक के लिए यह है कृषि योग्य भूमि, पर्वतीय प्रदेश अथवा सागर, विस्तृत मरुभूमि सब कुछ है और इसकी आकृति गोल है। इन सभी तथ्यों का समन्वय करके हम धरती की परिभाषा निम्न प्रकार से कर सकते हैं। तो यहाँ पे बताया कि पृथ्वी है वो सौरमंडल के जो 8 ग्रह हैं उनमें से एक अद्वितीय है। इसका कारण है कि इसको सभी अपने अपने अर्थ से ग्रहण करते हैं। कि जो कृषक है उसको ये मृदा लगती है क्योंकि वो उसके अंदर फसल करता है। नाविक है उसको वो असीमित जल का कुंड दिखाई देती है। और जो वायुयान चालक है उसको तो पृथ्वी कृषि योग्य भूमि, क्योंकि बेटा वो ऊपर है तो ऊपर से उसको सब कुछ दिखाई देता है। पर्वतीय प्रदेश तथा सागर, विस्तृत मरुभूमि सब कुछ ही है। तो इस कारण से पृथ्वी की परिभाषा क्या हो सकती है कि पृथ्वी सौरमंडल में स्थित बड़े आकार का ग्रह है जिसकी आकृति गोल है और जिसके तल पर कहीं जल है तो कहीं चट्टानें व मृदा तथा चारों ओर से वायु की कई परतों से घिरा हुआ है। पृथ्वी आठों ग्रहों में से एक अद्वितीय ग्रह है क्योंकि यह विभिन्न प्रकार के सजीव विद्यमान है। कि यह किस कारण से अद्वितीय है, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के सजीव हैं वो विद्यमान हैं, जिन्हें 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। यह वर्ग है, पहला पेड़ पौधे, दूसरा पशु जगत और तीसरा है मानव समाज। जीवित रहने के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है वे सभी पृथ्वी पर वर्तमान है। कि जिन जिन चीज़ों के लिए जीवित रहने के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है वो सभी पृथ्वी पर विद्यमान है। जैसे खाने के लिए भोजन, श्वास लेने के लिए वायु, पीने के लिए जल, आवास बनाने हेतु सामग्री, सहनीय तापमान। कि जो जीवित रहने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है जैसे भोजन, वायु, जल और रहने के लिए घर और सहनीय तापमान यानी ऐसा तापमान जिसमें हम रह सके वो सभी विद्यमान हैं। पृथ्वी निरंतर गतिमान है। पृथ्वी लगातार एक ही प्रकार से नहीं अपितु 3 प्रकार से गति कर रही है। प्रथमतः केंद्र के इर्द गिर्द एक लट्टू की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। पृथ्वी के केंद्र पर एक चक्कर लगाने में 24 घंटे अर्थात 1 दिन का समय लेती है। अतः पृथ्वी की इस गति को दैनिक गति या घूर्णन गति कहते हैं। तो पृथ्वी है वो 3 प्रकार से गति करती है। सबसे पहली है कि वो केंद्र के इर्द गिर्द लट्टू की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती रहती है और इसको चक्कर लगाने में 24 घंटे 1 दिन का समय लेती है और इस गति को हम दैनिक गति या घूर्णन गति कहते हैं। फिर है दूसरे में पृथ्वी एक निश्चित पथ पर सूर्य के चारों ओर यात्रा कर रही है। इसमें क्या होता है, वो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर यात्रा करती है, गति करती है। इस गति का चक्कर पूरा करने में वो 1 वर्ष लग जाता है और इस गति का चक्कर करने में 1 वर्ष लग जाता है। अतः पृथ्वी की इस गति को वार्षिक गति या परिभ्रमण कहलाती है। तो पृथ्वी की ये गति है जिसमें वो सूर्य के चारों ओर यात्रा करती है, वार्षिक गति या परिभ्रमण कहलाता है। तीसरी जो गति है, पृथ्वी सूर्य और उसके परिवार के एक सदस्य के रूप में आकाशगंगा में घूम रही है। किसमें, कि वो सूर्य और उसके परिवार के एक सदस्य के रूप में आकाशगंगा में घूम रही है। आश्चर्य की बात यह है कि 3 प्रकार से गति करने वाली पृथ्वी देखने में स्थिर दिखाई दे रही है। हम सब भी इसके साथ साथ 3 प्रकार से खूब तेज गति के साथ भाग रहे हैं, परंतु फिर भी हम अपने स्थान पर कहीं भी नहीं जाते। कि पृथ्वी है वो 3 प्रकार से घूम रही है, लेकिन उसके बाद में भी हम जब पृथ्वी पर रहते हैं कि हमें महसूस नहीं होता कि हम घूम रहे हैं, लेकिन हम सभी पृथ्वी के साथ में उसी की गति से घूम रहे हैं। प्रतिदिन प्राय हम सब अपने स्थान पर सूर्य को उदय होते हुए और सायंकाल को अस्त होते हुए देखते हैं। दिन के पश्चात रात्रि और रात्रि के पश्चात पुनः दिन होते भी देखते हैं। इसी प्रकार वर्ष में ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, वसंत ऋतु को चक्रीय विधि से घटित होते हुए भी देखते हैं।
आइए जानने का प्रयत्न करें कि ये सब कैसे होता है। कि हम देखते हैं बेटा सुबह होती है, सुबह के बाद में रात होती है। इस प्रकार से जो वर्ष में पहले ग्रीष्म ऋतु आती है, फिर वर्षा ऋतु आती है, शीत ऋतु आती है, वसंत ऋतु आती है, तो ये चक्र भी चलता रहता है। तो ये सब किस कारण से होता है? दिन होता है, रात और ऋतुएं। क्या आप जानते हैं कि दिन रात किस कारण अस्तित्व में आते हैं? दिन रात बनने का कारण है पृथ्वी की आकृति। इस आकृति के कारण हर ग्रह की तरह पृथ्वी का केवल आधा धरातल ही सूर्य के प्रकाशित हो पाता है, अर्थात आधी पृथ्वी पर दिन होता है और शेष आधा भाग सूर्य की उल्टी दिशा में होने के कारण सूर्य प्रकाश से वंचित रहता है, अर्थात वहाँ रात होती है। कि जब दिन और रात होती हैं अलग अलग जगह पे अलग अलग समय में होती हैं, तो वो इसी कारण से होती है कि जहाँ पर सूर्य का सामने वाला भाग होता है वहाँ पर तो दिन होता है और उल्टा भाग होता है वहाँ पर रात होती है। पृथ्वी के विषय में एक अन्य स्मरणीय बात यह है कि इसकी स्थिति ऊपर से नीचे सीधी नहीं है, अपितु यह एक और झुकी हुई है। कि पृथ्वी है वो सीधी नहीं है बल्कि एक और झुकी हुई है। देखिए ये इस प्रकार से दिखा रखा है, इसमें ऐसे ये झुकी हुई है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी का उत्तरी और दक्षिणी भाग सूर्य की ओर झुका हुआ रहता है। इस झुकाव के निम्नलिखित दो परिणाम सामने आते हैं। पहला, सूर्य की ओर झुके हुए पृथ्वी के भाग में ग्रीष्म ऋतु होती है, अतः वहाँ दिन लंबे और रातें छोटी होती हैं। और इसके विपरीत सूर्य के से परे होते हुए भाग में शीत ऋतु होती है, वहाँ पर रातें लंबी और दिन छोटे होते हैं। कि पृथ्वी की जो झुकने की आकृति है उसके कारण बताएं कि दो मुख्य परिणाम होते हैं। कि सूर्य की ओर झुकी हुई जो पृथ्वी का भाग है वहाँ पर तो गर्मी की ऋतु होती है और उससे हटे हुए भाग में सर्दी की ऋतु होती है। आगे है पृथ्वी की दैनिक गति का प्रभाव। पृथ्वी की दैनिक गति का क्या प्रभाव होता है? पृथ्वी की दैनिक गति का प्रभाव यह होता है कि इसकी गोल आकृति के कारण अस्तित्व में आए रात दिन चक्रीय रूप से घटित होते हैं। कि पृथ्वी की जो दैनिक गति है उसके कारण क्या होता है, रात दिन है वो चक्रीय रूप से घटित होते हैं। कि दिन के बाद रात और रात के बाद दिन, ऐसा आता रहता है। अर्थात पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर दिन के पश्चात रात आती है और रात के पश्चात दिन आ जाता है। जब कोई स्थान सूर्य प्रकाश में प्रवेश करने लगता है तो वहाँ पर सूर्योदय होता है। कि जब कोई स्थान है जहाँ पर सूर्य का प्रकाश प्रवेश करने लगता है तो वहाँ पर सूर्योदय होता है और उसके लगभग 6 घंटे बाद में वह स्थान सूर्य के एकदम निकटतम हो जाता है। कि सूर्य के बिल्कुल पास हो जाता है, इसलिए वहाँ पर दोपहर हो जाती है और अगले 6 घंटे वह स्थान सूर्य प्रकाश से बाहर जाने लगता है। और अगले ही 6 घंटे में क्या होता है, वो सूर्य के प्रकाश से बाहर जाने लगता है और इसलिए क्या होता है, सूर्यास्त होता है। पृथ्वी की वार्षिक गति। अब पृथ्वी की वार्षिक गति क्या है? कि पृथ्वी की वार्षिक गति का प्रभाव यह है कि सूर्य के इर्द गिर्द यात्रा करते हुए पृथ्वी के उत्तरी तथा दक्षिणी भागों में ऋतुएं बदलती हैं। कि इसका कारण क्या होता है कि जो दैनिक गति है उसके कारण तो दिन और रात होते हैं और जो वार्षिक गति है उसके कारण क्या होती है, ऋतुएं बदलती हैं। इस गति के कारण सूर्य की निकटता वाला ग्रीष्म ऋतु से युक्त भाग धीरे धीरे सूर्य से दूर होता जाता है तथा शीत ऋतु वाला दूरस्थ भाग धीरे धीरे सूर्य के निकट होता जाता है। फलतः ग्रीष्म ऋतु वाले भाग में गर्मी कम होती जाती है और वहाँ एक सी न अधिक गर्मी न अधिक ठंडी ऋतु आ जाती है। इसे पतझड़ कहते हैं। कि जो जिसमें ग्रीष्म ऋतु आयु रहती है, फिर पृथ्वी का जैसे जैसे भाग से सूर्य से दूर होती जाती है वैसे वैसे क्या होता है, वहाँ पर धीरे धीरे सर्दी आने लगती है। यानी बीच में ऐसा मौसम आता है जब ना गर्मी ना सर्दी, वो है पतझड़ कहते हैं। शीत ऋतु वाले भाग में ठंड कम होती जाती है और वहाँ भी एक सी ऋतु आ जाती है, उसे वसंत ऋतु कहते हैं। और फिर शीत ऋतु के बाद में क्या होता है कि सर्दी के बाद में जब ठंड कम होने लग जाती है तो उसके बाद में क्या हो जाता है, वसंत ऋतु आ जाती है। यानी कि ना ज़्यादा ठंडी ना ज़्यादा गर्मी। अब है ये देखिए ऋतु चक्र आपको दे रखा है कि पृथ्वी है, पहले ग्रीष्म ऋतु, फिर शरद यानी पतझड़ ऋतु आती है गर्मी के बाद में, फिर शीत ऋतु सर्दी की आती है, फिर कौन सी आती है, वसंत ऋतु आती है। अब है ऊपर दिए गए चित्र से वर्ष भर के अस्तित्व में आने वाली चारों ऋतुओं का क्रम स्पष्ट हो जाता है। यह क्रम निरंतर चलता रहता है। तो ये जो क्रम है ये इसी तरह से चलता रहता है कि गर्मी की सूर्य के पास है तो गर्मी ऋतु, फिर जैसे जैसे दूर होने लगती है वैसे क्या हो जाता है, शरद ऋतु यानी कि पतझड़ की ऋतु, ना गर्मी ना ठंड। फिर आती है सर्दी की ऋतु, ना सर्दी में ठंड होती है। फिर आती है वसंत ऋतु की ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्मी। अब है आपके शब्दार्थ।
पर्याप्त, काफी, जानकारी, ज्ञान, नाविक, जलयान चालक, असीमित, सीमा रहित, समन्वय, तालमेल, परत, तह, विद्यमान, उपस्थित, सहनीय, सहन करने योग्य, अस्तित्व, होना, सूर्योदय, सूर्य का चढ़ना, सूर्यास्त, सूर्य का छिपना, निरंतर, लगातार। तो बेटा आपको ये शब्दार्थ नोटबुक में नोट करना है और चैप्टर को अच्छे से रीड करना है। थैंक यू। Good morning, 6th class. So let's start our today's maths class. In the previous class, we completed our exercise 5.3 and next exercise is 5.4, in which we compare the fractions by three methods. There are three methods. First one is by like the denominators. Second one is by liking the न्यूमरेटर्स, मतलब कि हमें क्या करना है वहाँ पे एक में डिनोमिनेटर सेम करके, डिनोमिनेटर सेम कैसे करेंगे एलसीएम में, एंड सेकंड वन में न्यूमरेटर को सेम कर सकते हैं, न्यूमरेटर को भी हम सेम किससे करेंगे एलसीएम लेके ही। और थर्ड वन इज बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या था, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके करते थे, ठीक है। तो फर्स्ट में है हमारे पास, अगर कोई पर्टिकुलर मेथड ना दी हो ना तो हम उन तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं दो इनमें करा के दिखा देती हूँ। तो इसमें फर्स्ट में हम लेते हैं एलसीएम वाला, ठीक है, मतलब डिनोमिनेटर को अब हम क्या करते हैं सेम बनाते हैं। डिनोमिनेटर क्या दिख रहे हैं 5 और 12, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम लेते हैं यहाँ पे। 5 और 12 दोनों का एलसीएम क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल दो नंबर हमारे पास किसी और से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि ये नंबर क्या है हमारे पास, दोनों ही नंबर ऐसे हैं जो किसी एक सिंगल नंबर से क्या नहीं होंगे, कॉमन नंबर से डिविजिबल नहीं है। तो हम सीधा क्या कर देंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो एलसीएम क्या आ गया यहाँ पे हमारे पास 60, ठीक है। 60 आ गया। 4/5 इज द फर्स्ट टर्म, तो वी हैव टू मेक द डिनोमिनेटर 60। हमें क्या बनाना है, यहाँ जहाँ 5 है, 5 को किससे मल्टीप्लाई करें जिससे क्या आ जाए आंसर 60, ठीक है। अब हमें नहीं पता किससे मल्टीप्लाई करें, तो हम सिंपली क्या कर लेते हैं डिवाइड करके देख लेते हैं। 5 से 5 बन जाए 5 1 0, क्या हो जाएगा 5 2 10, मतलब हम किससे मल्टीप्लाई करें उसको 12 से। तो यहाँ अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी क्या होगा 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या आ जाएगा आंसर 48/60। एक टर्म हो गई। सेकंड में क्या है हमारे पास 5/12। 5/12 में 12 को किससे मल्टीप्लाई करें, 12 की टेबल में हमारे पास 60 आता है। सॉरी 12 5 का कितना, हाँ ठीक है, 12 5 का कितना होता है 60 होता है। तो इसको किससे करेंगे 5 से, तो ऊपर वाली वैल्यू को किससे करेंगे 5 से। तो कितना आ गया 25/60। अब इन दोनों वैल्यूज में से देखो 48/60 है और एक वैल्यू क्या है हमारे पास 25/60 है, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम है, तो अब हमें क्या देखना है, सिर्फ न्यूमरेटर वैल्यूज देखते हैं। न्यूमरेटर में वैल्यू कौन सी बड़ी 48 या 25, 48 इज बिगर देन 25, सो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 48/60। और वो किसके लिए आया है हमारे पास 4/5 के लिए। तो यहाँ पे ग्रेटर टर्म कौन सी हो जाएगी 4/5, ठीक है। So this is about the by liking the denominator terms, or how we can like the denominator terms by taking the LCM, ठीक है। और न्यूमरेटर में भी सेम होता है, अगर हम न्यूमरेटर का LCM ले और उनको फिर क्या करें हम सेम बनाएं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हम इनको करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर इनको और इससे इधर। तो सबसे पहले होता है 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, ठीक है, बीच में कोई साइन नहीं। 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, बीच में वही सिंबल। 8 मल्टीप्लाई विद दिस इज 8 5 का 44, 8 2 का 200 हो गया ये ब्रैकेट। एंड 12 11 का हमारे पास होता है 2 3 1 132, ठीक है। अब दोनों में से बिगर टर्म कौन सी है 200, तो सिंपली 200 वाली टर्म क्या हो जाएगी हमारे पास ग्रेटर। और ये किधर है हमारे पास 8/11 के लिए, ये ग्रेटर हो गया हमारे पास 12/25, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई में हम जब भी करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ जो वैल्यू है, यहाँ जो फर्स्ट में वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, और उसको हमेशा इधर ही रखेंगे, ठीक है। जो नीचे वाली है उसको मल्टीप्लाई करेंगे उधर और उसको इधर लिखेंगे हमेशा, ठीक है। दीज आर द टू मेथड्स बाय कंपेयरिंग द fractions. So rest of the part you have tried yourself. Now next question is, so in the next one we have again comparison. comparison में वही बताना हमें equal, greater या lesser, ठीक है। तो by making the denominator same, statement of second question you have to write in your from your book. So first one is 17/18 और 11/12। क्या करना है हमें डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। डिनोमिनेटर्स को सेम कैसे करेंगे हम एलसीएम से। तो एलसीएम हम किसका लेंगे 18 और 12 का, यहाँ हम करते हैं 18 और 12। अगर दोनों नंबर्स किसी कॉमन नंबर से डिविजिबल नहीं है तो हम नहीं लेते, उनको सिंपली मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लेते हैं। लेकिन ये दोनों क्या है
8 और लास्ट में 2 डिजिट है तो मतलब 2 से डिविजिबल है, 2 9 जा एंड 2 6 जा। नाउ these two are not divisible by 2, लेकिन 3 से डिविजिबल है दोनों के दोनों, तो 3 3 जा एंड 3 2 जा। अब ये किसी से नहीं होंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे सिंपली 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 4 9 जा 36। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 36। तो अब हमें क्या करना है यहाँ पे इन दोनों टर्म्स को क्या बनाना है, डिनोमिनेटर वाली टर्म्स को सेम बनाना है, तो 17/18। अब डिनोमिनेटर सेम बनाना मतलब नीचे वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे बिलो होती है वो लाइन को हमें क्या बनाना है, उस नंबर को 36। तो 18 को किससे मल्टीप्लाई करें, 36 आ जाए 2 से, तो ऊपर भी किससे हो जाएगा 2 से, तो कितना आ गया 34/36। नेक्स्ट में क्या है हमारे पास 11/12। अब 12 को किससे मल्टीप्लाई करें, 36 हो जाए, 12 1 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, नीचे 3 से करेंगे तो ऊपर भी हमें किससे करना पड़ेगा 3 से, तो 33/36 आ गया। अब दोनों कंपेयर करना, फर्स्ट जो था हमारे पास 34/36 था और सेकंड जो है हमारे पास 33/36 है। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम हो गया, तब हमें कंपेयर क्या करना है, सिर्फ न्यूमरेटर में यहाँ 34 है यहाँ 33, विच इज बिगर देन विच, सो 34 इज ग्रेटर देन 33, सो साइन इधर आ जाएगा और हमारे पास वैल्यूज किसको करना है 34/36 किस टर्म के लिए 17/18 के लिए, तो 17/18 क्या हो गया, ग्रेटर आ गया हमारे पास 11/12 से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज, so in the next part again we have to making the denominators equal in case अगर चलो थर्ड क्वेश्चन में कर लेते, थर्ड में हमारे पास क्या है न्यूमरेटर्स इक्वल करने। ठीक है, ये थर्ड के लिए थर्ड की स्टेटमेंट आप बुक से ही लिख लेना, न्यूमरेटर्स इक्वल। टेस्ट में क्या हो जाएगा हमारे पास है न्यूमरेटर को इक्वल करना है, तो क्या करना पड़ेगा हमें, न्यूमरेटर की क्या लेनी पड़ेगी, एलसीएम लेनी पड़ेगी, तो 12 और 19। ठीक है, तो 12 और 19 में क्या हो जाएगा, हमारे पास दोनों ही नंबर किसी एक सिंगल नंबर से तो डिविजिबल है नहीं, तो हम क्या करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 और 19 तो कितना हो जाएगा 9 2 18, 9 1 9 एंड 9 प्लस 1 1 2 1 1, तो कितना हो गया 228, मतलब एलसीएम आ गया हमारे पास 228। अब हमें क्या करना है, न्यूमरेटर्स को सेम करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 12/25 और अब हमें 12 को किससे मल्टीप्लाई करें जिससे क्या बन जाए 228। अभी हमने मल्टीप्लाई करा 12 को 19 से, सिंपली यहाँ 19 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर वाली टर्म में किससे हो जाएगा 12 से। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल 228 हो गया और नीचे वाली जो टर्म है वो क्या हो जाएगी 25 को करेंगे, 25 9 जा 245, सॉरी 225 25 1 जा 475 हो गया। ठीक है, इन द नेक्स्ट में 19/30 है, 19/30। ठीक है, तो इसमें क्या करें 19 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, जैसे 228 हो जाए तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 12 से कितना हो जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू सेम रहेगी लेकिन नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास 12 3 36 डिस्टेंस। ठीक है, अब जब न्यूमरेटर्स को हमने सेम कर दिया तो हम कंपैरिजन किससे देखेंगे, सिर्फ डिनोमिनेटर से। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक वैल्यू देखो यहाँ पे, एक है हमारे पास 1/2 और एक है हमारे पास 1 ऊपर है, मतलब डिनोमिनेटर सेम कर रहे हैं, यहाँ पे 1/5। ठीक है, दोनों का हम क्या करते हैं अब यहाँ पे डिवाइड करते हैं, 2 और अंदर होगा 1, क्योंकि ऊपर वाली जो टर्म होती है न्यूमरेटर वो इनसाइड होती है डिवीजन साइन के, तो 0 फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, सो यहाँ 0 हो जाएगी, 2 5 या 10, कितना हो गया हमारे पास 0.5 आ गया ये तो। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं अब हमारे पास 1/5 है, तो 1 5 कहाँ होगा आउटसाइड और ये 1 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉइंट लगा दे, उसके बाद किससे जाएगा 2 से, तो यहाँ क्या होगी वैल्यू 0.2, यहाँ होगी 0.2। अब वैल्यू कौन सी पे है, देखो डेसिमल के बाद जो टर्म यहाँ पे दिख रही है 5 है ना यहाँ पे, तो 5 क्या है और यहाँ पे कितना है 2 है, एक ही प्लेस के बाद है, मतलब पॉइंट के जस्ट बाद है 5 और यहाँ पॉइंट के जस्ट बाद है 2, तो विच इज बिगर दिस वन। तो यहाँ देखो डिनोमिनेटर में नोमिनेटर सेम था लेकिन डिनोमिनेटर में जहाँ वैल्यू क्या है कम है वो वैल्यू क्या है, अगर हम डिवाइड करके इक्वल मतलब हम क्या करते हैं फ्रैक्शन को सोल्व करते हैं तो विच डिनोमिनेटर में अगर लेसर टर्म है तो वैल्यू क्या होती है हमारे पास ग्रेटर, और जब डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है ग्रेटर टर्म वो क्या हो जाती है लेसर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 228/475 और यहाँ कितना है 228/360। ठीक है, दोनों में क्या है न्यूमरेटर सेम है लेकिन डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास, दिस वन इज ग्रेटर एंड दिस वन इज लेसर, सो लेसर वाली टर्म क्या बन जाती है अब ग्रेटर बन जाती है, बिकॉज डिनोमिनेटर में जब हम डिवाइड कर देते हैं तो वो वैल्यू क्या हो जाती है, जो बिगर वाली टर्म है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है छोटी हो जाती है, बजाय कि हमारे पास क्या हो जो
छोटी हो डिनोमिनेटर में, ठीक है। सो ऐसे आपको न्यूमरेटर वाले टर्म्स को कंपैरिजन करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, so in the next question fourth, so we have to compare the fractions again by the cross multiplication method। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, सिंपली हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब 17 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे 15 से, उसको इधर ही लिखते हैं 17 वाले टर्म को, और इसके अलावा क्या हमारे पास 12 और 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे। बीच में साइन क्या होगा, बिटवीन ब्लैंक, ठीक है। अब 17 को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 15 से, क्या हो जाएगा 15 7 105 और 15 और 220, सॉरी 15 1 15 15 और 10 25 255, ठीक है। कॉलम सिंपली मल्टीप्लाई करना 17 को 15 से ऐसे करके, ठीक है। नाउ 12 को 20 से करेंगे कितना आ जाएगा 220 240, तो विच टर्म इज ग्रेटर 255, सो कहाँ आ जाएगा साइन हमारे पास दिस वन, और 255 किसके लिए था 17/20 के लिए, तो दिस टर्म इज ग्रेटर देन 12/25, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज, now student next term is 11/18 and 33/55। now see, अगर यहाँ पे कुछ डिविजिबल है मतलब कुछ कैंसिल आउट कर सकते हैं, उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में बना सकते हैं, तो हम उनको लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ताकि मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, ठीक है। तो यहाँ दिख रहे हैं दोनों क्या हमारे पास 11 की टेबल में आते हैं, तो सिंपली हम क्या कर देते हैं, यहाँ साइड में लिख देंगे 33/55, बोथ ऑफ दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11, सो हम क्या कर देंगे यहाँ पे 3/5, ठीक है। अब हमें कंपैरिजन किसका करना है 11/18 और किसका करना है 3/5, ठीक है। अब क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगी। 11 को सिंपली मल्टीप्लाई करना है 5 से, बीच में बॉक्स, एंड 18 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, कितना हो जाएगा 55, एंड दिस वन इज 54, ठीक है। विच टर्म इज ग्रेटर 55, so 55 is for 11/18, so 11/18 is greater than 33/55, ठीक है। So rest of the questions you have to try yourself, so thank you, have a nice day। Friends, welcome to our online classes. This is for class 6. In previous class we read some topics of the chapter 4, the birth of a civilization, की जो सभ्यता है उसका जन्म कैसे हुआ। टुडे वी कंटिन्यू आवर क्लास एक्सटेंड ऑफ द सिविलाइजेशन, की सिविलाइजेशन मतलब कि एक्सटेंड का मतलब होता है इस सभ्यता का विस्तार कैसे हुआ, ठीक है। मच लाइक द अदर सिविलाइजेशन लाइक इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया विच ऑल्सो developed on river banks, the Indus Valley civilization had also developed on the river Indus and its tributaries, कि जिस तरीके से इजिप्ट और मेसोपोटामिया जो सिविलाइजेशंस थी, सभ्यताएं थी, वो नदियों के किनारे पे विकसित हुई थी, उसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता भी जो इंडस रिवर है उसके किनारे और उसकी ट्रिब्यूटरीज पे विकसित हुई थी। द टोटल एस्टिमेट एरिया कवर्ड बाय द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज अबाउट 1 लाख, सॉरी बेटा ये 1 लाख नहीं 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, सिंधु घाटी सभ्यता थी, वो लगभग 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई थी। दिस सिविलाइजेशन एक्सटेंडेड फ्रॉम बलूचिस्तान एंड सिंध इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान टू गुजरात। और ये जो सिविलाइजेशन थी वो कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी, बलूचिस्तान से, और जो आज के टाइम में बलूचिस्तान सिंध है, जो पाकिस्तान से आज के टाइम में पाकिस्तान से गुजरात में है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब एंड पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, कि पहले तो बलूचिस्तान और सिंध जो राज्य कहे जाते थे, आज के टाइम में कहाँ पे है, पाकिस्तान टू गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब एंड पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। Apart from Harappa and Mohenjo-daro, numerous other sites have been also excavated, कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के साथ साथ बहुत सारी और भी जो सिविलाइजेशंस थी वो खोजी गई। सम ऑफ दीज साइट्स आर लोथल एंड धोलावीरा इन गुजरात, कालीबंगा इन राजस्थान, रोपड़ इन पंजाब, बनवाली इन हरियाणा, आलिमगिरपुर इन उत्तर प्रदेश, कि इनके नाम क्या क्या है, लोथल एंड धोलावीरा है गुजरात में, कालीबंगा है राजस्थान में, रोपड़ है पंजाब में, बनवाली है हरियाणा में, आलिमगिरपुर है यूपी में, कोटडेजी एंड चंदोरो इन सिंध, राखीगढ़ी इन हरियाणा, कि बेटा ये सारी जो नाम मैंने बताए हैं ये भी सिविलाइजेशंस खोदी गई थी। जो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जब सिविलाइजेशन आई तो उनके साथ साथ इन जगहों पे भी खुदाई हुई थी। टाउन्स एंड सिटीज यूजुअली डेवलप एट प्लेसेस वेयर देयर इज सरप्लस प्रोडक्शन ऑफ फूड,
और जो शहर और कस्बे जो विकसित डेवलप्ड एट प्लेसेस, जो इन जगह पे विकसित हैं, वेयर देयर इज सरप्लस प्रोडक्शन ऑफ फूड, वो उसी जगह पे विकसित हुए जहाँ पे फूड का प्रोडक्शन हो सकता था, ठीक है, खाने पीने का प्रोडक्शन हो सकता था। हड़प्पा इज बिलीव्ड टू हैव डेवलप्ड इनटू ए सिटी बाय 2200 BCE, और हड़प्पा सिविलाइजेशन है उसको कहा जाता है कि वो 2200 BCE में डेवलप हुई थी। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन हड़प्पा वॉज ओरिजिनली ए फार्मिंग विलेज, और जो इतिहासकार हैं उनके अनुसार हड़प्पा एक कृषि, मतलब कि यहाँ पे कृषि बहुत ज़्यादा की जाती थी, ऐसा विलेज था। द लैंड वॉज फर्टाइल, जमीन उपजाऊ थी, एंड देयर वॉज प्लेंटी ऑफ फूड अवेलेबल, और ज़मीन जो थी उपजाऊ थी और यहाँ पे बहुत सारा फूड अवेलेबल था। मतलब यहाँ पे बहुत सारा फूड अवेलेबल का मतलब ये नहीं है कहीं पे पड़ा हुआ मिल रहा था, नहीं, वहाँ पे बहुत सारा फूड वो उगाते थे। हड़प्पा दस फ्लोरिस्ड एंड फैसिलिटेटेड द डेवलपमेंट ऑफ लार्ज सेटलमेंट, और तब हड़प्पा समृद्ध हुई और यहाँ पे जो लार्ज बड़ी बड़ी सेटलमेंट्स थी, बड़ी बड़ी जो बस्तियाँ थी, उनको डेवलप करने की सारी सुविधाएं मिल रही थी, क्योंकि खाना पीना और पीने के लिए पानी, रहने के लिए ज़मीन अच्छी थी, फर्टाइल थी, वहाँ पे खेती अच्छी होती थी, तो लोग वहाँ पे ज़्यादा रह रहे थे। सेक्शंस ऑफ द inhabitants begin to be engaged in occupation like pottery, weaving, brick making, metal work, etc. और जो लोग थे, यहाँ की जो जनता थी, वो सिर्फ कृषि कार्यों में ही नहीं लगी हुई थी, वो और भी कार्यों में लगी हुई थी, जैसे कि पोट्री, मटके बनाना, कताई करना, कताई बुनाई करना, ब्रिक बनाना, ईंटें बनाना, और मेटल वर्क। हड़प्पा soon became a trading center as it was easier to transport goods on water, और हड़प्पा जल्दी ही एक व्यापारी नगर के रूप में विकसित हो गया, क्योंकि जो सामान जाता था वो पानी के ऊपर, मतलब कि पानी से सामान आसानी से चला जाता था और सस्ता चला जाता था, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती थी। देखो बेटा, ये पिक्चर है सिटीज़ ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। लोगों के घर इस तरीके के होते थे, आप देख सकते हो, बड़े ही सुंदर और बड़े ही तरीके से घर बनाए हुए हैं लोगों ने अपने। आप देख सकते हो ये पूरी पिक्चर इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जो सिटीज़ बसी हुई है, नगर बसे हुए हैं, उनकी है। अब आप ये एक मैप है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, या एक पिक्चर है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग हंटिंग करते थे। ये हिंदुकुश माउंटेन है, हिंदुकुश पर्वत है। ये ट्रेड रूट टू विक्टोरिया बुलॉक कार्ड्स, मतलब कि यहाँ पे जो ऊँट बुलॉक मतलब बैलगाड़ी थी, उससे जो लोग ट्रेड करते थे। ये हड़प्पा है और ये रूट है जो लोग जा रहे थे। ये ग्रीनरी है, मतलब यहाँ पे लोग अपना अनाज इकट्ठा करने के लिए जो जगह बनाई हुई है। ये हिमालयन माउंटेन है, ये कालीबंगा है, ये थार डेजर्ट है, इंडस रिवर है, मोहनजोदारो है, चंदुआरो है, अमीरी है। ये इनके ग्रेट बाथ होते थे, बड़े बड़े नहाने के लिए ये ग्रेट बाथ बनाते थे। इंडो आर्यन इन्वेडर्स, ये आप देख सकते हैं कि जो इंडो आर्यन जो बाहर से जो लोग आ रहे थे, इंडो आर्यन जो यहाँ पे लोग आ रहे थे हमला करने के लिए या रहने के लिए, जो आक्रमणकारी थे। यहाँ पे आप देख सकते हो सुतकान दौर, ये भी एक जगह है। अरेबियन सी, ठीक है। उसके बाद ये लोथल है, रंगपुर है, ट्रेडिंग। अब यहाँ से देखिए आप, यहाँ से पानी है तो यहाँ से ट्रेडिंग ये नाव के द्वारा कर रहे हैं। ट्रेड रूट टू समर, कि ये समर के अंदर है, ये गल्फ ऑफ कैम्बे की खाड़ी है ये, ठीक है। यहाँ से ये ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ से ये विदेशों में जाता है, ठीक है। अब है फीचर्स ऑफ सिविलाइजेशन, कि सिविलाइजेशन के क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या उसके तथ्य हैं। By studying the feature of cities that have been exhibited, historians have concluded that Indus Valley civilization was an urban civilization. The people were also skilled engineers. Let us now read about the features of Indus Valley civilization. कि जब historians ने, इतिहासकारों ने इसकी जो इतिहास को इन सिटीज़ को खोजा, तो उन्होंने और स्टडी किया, तो उन्होंने ये पता लगाया कि जो इंडस वैली सिंधु घाटी सभ्यता है वो एक नगरीय सभ्यता है, ग्रामीण सभ्यता नहीं है, नगरीय सभ्यता है। यहाँ के लोग बहुत ही कुशल थे, इंजीनियर तक थे। और अब हम कुछ फीचर्स पढ़ेंगे
इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। तो अपना फर्स्ट पॉइंट है सिटीज ऑफ द इंडस वैली, कि सिंधु घाटी के अंदर जो नगर थे वो कैसे थे या क्या कौन कौन से थे। एज मेंशन्स अर्लियर, इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज एन अर्बन कल्चर, कि पहले ही मेंशन किया जा चुका है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो एक शहरी सभ्यता है। एंड द सिटीज़ वर वेल डेवलप्ड एज अर्बन सेंटर्स, और जो शहर, ये जो सिविलाइजेशन या जो ये नगर बसे हुए हैं वो पूरा एक शहरी तरीके से बसे हुए हैं। बिल्डिंग ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वर मेड ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स, और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इनकी जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं वो बर्न्ड ब्रिक्स, मतलब जली हुई ब्रिक्स नहीं, पकी हुई है, यहाँ पे पकी हुई ईंटों से एंड स्टोन से है। दिस मीन दैट दे वर वेरी स्टर्डी, और इससे हम बता सकते हैं कि वो बहुत ही मतलब कि चतुर इंसान थे, चतुर लगा सकते हो, मेहनती लगा सकते हो आप। These cities also project efficient architectural planning as evidenced by town building like granaries, warehouse, etc. और आप इस चीज़ का भी यहाँ पे प्रमाण मिलता है कि यहाँ के जो लोग थे वो शिल्पकार भी बहुत अच्छे थे, मतलब प्लानिंग करके बनाते थे। और उसके प्रमाण हमें कहाँ पे मिलते हैं कि जो नगरीय बिल्डिंग्स हैं जैसे कि ग्रेनरीज हैं, वेयर हाउसेज हैं, ठीक है, कि वहाँ के लोग बहुत ही कुशल थे, मेहनती थे, और वहाँ के टेक्नोलॉजी भी उनके पास बहुत ही अच्छी थी। नेक्स्ट पॉइंट इज टाउन प्लानिंग। द इंडस वैली पीपल बिल्ड वेल प्लान्ड सिटीज़, की जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो बड़ा ही नियोजित तरीके से नगरों को बसाते थे। ए सिटी वॉज जनरली डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, द अपर टाउन और द सिडल, और जो नगर थे वो दो पार्ट्स में बटे हुए थे, एक तो ऊपरी टाउन और दूसरा सिडरल। एंड द लोअर टाउन, या उसको लोअर टाउन भी बोल सकते थे। द सिडरल वॉज बिल्ड ऑन ए रेस्ड प्लेटफॉर्म ऑन माउंट विच प्रोटेक्टेड द पीपल फ्रॉम फ्लड्स। जो सिडरल होता था वो एक ऊंचे चबूतरे पे बनाया जाता था लोगों को बाढ़ वगैरह से बचाने के लिए। द सिडरल वॉज fortified as and it housed important public building like granaries, the great bath, the town hall, etc. और जो सिटीडल था वहाँ पे इम्पोर्टेंट पब्लिक बिल्डिंग बनाई जाती थी ज़्यादा, जैसे ग्रेनरी है, ग्रेट बाथ है, टाउन हॉल है। द लोअर पार्ट ऑफ द सिटी फॉर्म्स द लोअर टाउन्स एंड द पीपल लिव्ड देयर, और जो लोअर पार्ट था इसका वहाँ पे लोग रहते थे और इसको लोअर टाउन के नाम से भी जाना जाता था। ए टिपिकल इंडस वैली सिटी कोड अकोमोडेट अबाउट 40,000 पीपल, और ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसके अंदर लगभग 40,000 लोग रहते थे। I hope students you understand all the points very well. We read our remaining chapter in next class. Read this chapter again. Thank you. Have a nice day. To our YouTube channel. This is for class 6. Students, today we are going to start with the writing skill portion, and we will start with the letters. Students, as you know, letter is of two types, that is formal and informal. Formal letters are writing for principal, as we are writing application, principal, or to the editor, editors, or you can say specific supervisor or something, यानी कि जिसको हम प्रोफेशनली we are writing formal letters, जहाँ पे हम respected word use करते हैं। respected word use जहाँ करते हैं for sir और ma'am, वहाँ पे हम formal letter में हम ये use करते हैं in the salutation.
But in informal letter, we are writing letters for friends, फैमिली मेम्बर्स को लिखते हैं, फ्रेंड्स को लिखते हैं. दे आर इंक्लूडेड इन इनफॉर्मल लेटर्स एंड वी इन सैल्यूटेशन वी आर राइटिंग डियर. डियर हम यूज़ करते हैं या फिर लिख देते हैं सीधा नेम ऑफ अ फ्रेंड और समथिंग. दे आर नोन एज informal letters. Now today I will start with the formal letter format and how we are going to write this formal letter. Now we are going to discuss about formal letter format. Now let's start. Formal letters हम किस लिए लिखते हैं? For application. Now I will discuss the format of application. First of all I will tell you about the format. Format is how we are going to start with sender's address. Sender's address लिखेंगे हम पहले. Okay. Then date लिखेंगे जिस दिन हम एप्लीकेशन दे रहे हैं. Then name of the school. So students, I will tell you about the application first. Formal letter हम बाद में discuss करेंगे. First of all I will tell you the application. First I will write it down the school name. कि जो भी आपका स्कूल का नाम है वो लिखेंगे यहाँ पे. Then date, जिस दिन एप्लीकेशन दे रहे हैं आप स्कूल में. Then date. Then subject, for which kind of leave you are giving to the school. कि छुट्टी के लिए, लीव के लिए ले रहे हैं, छुट्टी के लिए है, कोई अर्जेंट पीस ऑफ वर्क है या कोई भी प्रॉब्लम है उसके रिगार्डिंग आप सब्जेक्ट में मेंशन करेंगे. देन लीव वन लाइन एंड देन सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन में आप लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर और मैम. Then you will start with the content here. Content लिखेंगे. Content में आप कैसे start करेंगे? With due respect, this is to inform you that like this you are going to start with, and at the end you are writing the subscription. And subscription में आप क्या लिखेंगे? Yours truly, or then your name, class. Name and school, everything you have to mention in the content also. आप content में भी same चीज़ लिखेंगे. Again I will tell you the format of application. Application formal letter के अंदर ही आती है. और I will tell you the applications format. स्कूल का नाम लिखेंगे, leave one line, then date, leave one line, subject. और subject में आप क्या लिखेंगे? जो भी आप जिस प्रॉब्लम से रिगार्डिंग आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं वो सब्जेक्ट में एक लाइन में मेंशन करना है आपको कि एप्लीकेशन फॉर 1 day लीव या जो भी मेंशन करना है. सैल्यूटेशन में आपका आ जाएगा रिस्पेक्टेड सर और मैम. रिस्पेक्टेड सर और मैम. देन नेक्स्ट लाइन से आप स्टार्ट करेंगे कंटेंट विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड ऑल दैट. आई विल टेल यू अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. So after this you will leave one line, then yours truly, then name and your class. Like this you will write it down your format. Make this format in your fair notebook. Now students, अभी अब मैंने आपको एप्लीकेशन का फॉर्मेट बताया था वो इनफॉर्मल लेटर्स में इंक्लूड होते हैं. Now I will tell you about the formal letters for formal letters. फॉर्मल लेटर्स आप किसके लिए लिखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल राइट इट डाउन द सेंडर्स एड्रेस. नाउ आई विल टेल यू द format of formal letter. How you are going to write it down the formal letters? Sender's address first. Sender's address. Then date,
then receiver's address, रिसीवर्स एड्रेस लिखने के बाद आप लिखेंगे सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन के बाद आप लिखेंगे कंटेंट, कंटेंट, देन सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन के बाद आप अपना करेंगे सिग्नेचर। अब इस फॉर्मेट को यानी कि इस फॉर्मल लेटर को हम कैसे लिखेंगे, देखिए सेंडर्स एड्रेस यानी कि जो लेटर लिख रहा है, ओके, वो लिखेगा अपना एड्रेस, देन डेट कि किस डेट को वो लिख रहा है, रिसीवर्स एड्रेस जो इस एड्रेस को लेगा, जो इस लेटर को कलेक्ट करेगा उसका एड्रेस कि किसके लिए ये लेटर लिखा है हमने, सैल्यूटेशन रिस्पेक्टेड सर और मैम किसके लिए किया है, कंटेंट अपनी प्रॉब्लम और जो भी आपको परेशानी है लीव के लिए है जो भी है उसमें कंटेंट में आ जाएगा, देन सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन में आपका आ जाएगा कि आपको योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली, योर्स ओबीडियंटली, at the end you will write it down your name or your signature. So students, this is the format of formal letter and earlier I tell you about the application, मैंने application के बारे में बताया था और अब मैं आपको बता रही हूँ ये formal letter का format है। Now students, on the page number 109 your homework is page number 194 पेज नंबर पे एक एप्लीकेशन लिखी हुई है, राइट एन एप्लीकेशन ऑफ लीव टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग फॉर 4 days लीव एज यू आर डाउन विद फीवर। राइट दिस एप्लीकेशन इन योर फेयर नोटबुक स्टूडेंट्स। Write an application of the leave to the principal requesting for 4 days leave as you are down with fever. Write down this application in your fair notebook. This is your homework. So students, thank you everyone. I hope you understand this formal letters format. Thank you. Students, as you know, in our previous video we start a new chapter of class 6 which is living and non-living things, chapter number 7, present in your syllabus or in your science book. So students, in this in previous video we study about some contents of chapter 7 which are structure, organization, growth, respiration, movement, locomotion, etc. So students, in today's video we start a new topic of chapter number 7 which is excretion and reproduction. Excretion, we all know that what is excretion, removal of waste materials from the body in form of sweats and urine, etc. Is known as excretion. Excretion is very important from all living organisms like plants, animal, insects, bird, etc. In reproduction, we study about how all living organism can birth to young ones or produce different type of young ones on their own kind. जैसे मतलब जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं, जैसे लिविंग बींग्स हैं वो उसी टाइप के यंग वंस है वो प्रोड्यूस करते हैं अपने ही तरीके के। ओन काइंड से मतलब है अपने ही तरीके के कुछ यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं। जैसे प्लांट्स कैसे करते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू करते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होगा आपका, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू करते हैं, सीड्स के थ्रू करते हैं। तो ऐसे ही एनिमल्स किसके थ्रू करते हैं, जैसे प्रोड्यूस द यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं और एक्सेट्रा. So students, let's start our today's topic, excretion and reproduction. Excretion. All living organisms excrete. The process of eliminating wastes from the body is called excretion. अब क्या करें, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक्सक्रीट करते हैं, अपना वेस्ट मटेरियल्स है वो बॉडी से बाहर रिमूव करते हैं
तो हम ये बोल सकते हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है, अपनी जो वेस्ट मटेरियल है वो रिमूव करता है अपनी बॉडी से। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन। लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस वेस्ट केमिकल्स दैट नीड टू बी रिमूव्ड सो दैट दे डू नॉट बिल्ड अप पॉइजन इन देयर बॉडी। अब क्या करें, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको वेस्ट मटेरियल्स बाहर रिमूव करने की क्यों नीड है, क्या ज़रूरत है, वो इसलिए लिविंग बींग्स को इसलिए नीड होती है वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने की, क्योंकि एज दे डू नॉट बिल्ड अप पॉइजन इन देयर बॉडी के, ताकि हमारे जो शरीर बॉडी है उसके अंदर क्या पॉइजन जहर बनाना स्टार्ट ना कर दे, इसलिए जो एक्सक्रीशन है वो क्या है, ज़रूरी होता है। दिस वेस्ट इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम ऑल द प्रोसेस गोइंग इनसाइड द बॉडी। अब क्या कह रहा है, ये जो वेस्ट है हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी प्रोसेस है उससे होकर रिमूव होता है, वेस्ट मटेरियल क्या होता है बाहर रिमूव होता है। कौन कौन सी प्रोसेस कैसे होती है, इन ह्यूमन्स द ब्लड स्ट्रीम पिक्स अप वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम ऑल द बॉडी एंड passes them to the kidney which filter the blood and send out the waste material in the form of urine। अब क्या कह रहा है कि आपके जो लिविंग थिंग्स है वो जो वेस्ट मटेरियल्स वेस्ट केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं और वो जो वेस्ट केमिकल्स हमारी बॉडी से रिमूव आते हैं वो कैसे होते हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि हमारी बॉडी में जितनी भी प्रोसेस होती है उससे वेस्ट मटेरियल होके गुजरता है। कैसे, हमारी बॉडी में जो हमारा ब्लड स्ट्रीम है, हमारा जो ब्लड का फ्लो है, उससे क्या होता है वो ब्लड आपका क्या करेगा, जितनी बॉडी में जहाँ पे भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको क्या करेगा, पिक करता है, ठीक है, टेक करता है और फिर उसे जो आपकी किडनी है उसमें पास करता है। आपकी जो किडनी है फिर क्या करेगी, उस ब्लड को फिल्टर करेगी एंड सेंड आउट द वेस्ट मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, और जो वेस्ट मटेरियल है उसको यूरिन की फॉर्म में हमारी बॉडी से रिमूव आउट कर देती है, ठीक है। द नेक्स्ट इज द सो दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सक्रिएशन। इसलिए हम ये जो रिमूव वेस्ट मटेरियल रिमूव आउट की जो प्रोसेस है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। इंसेक्ट डू नॉट हैव आर्टरीज एंड वेन लाइक अस। अब क्या है, हमारी ब्लड स्ट्रीम में आर्टरीज और वेन्स होती है जो क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब अनप्योर ब्लड और प्योर ब्लड को फ्लो करने में हेल्प करती है, रिमूव करने में हेल्प करती है। लेकिन जो इंसेक्ट्स होती है उनमें आर्टरीज और कैपरीज नहीं होती, लेकिन देयर बॉडी कैविटीज आर फिल्ड विद अ लिक्विड लाइक ब्लड। लेकिन उनकी जो बॉडी होती है उनमें एक लिक्विड लाइक ब्लड के जैसा लिक्विड है वो प्रेजेंट होता है। द वेस्ट केमिकल्स आर फिल्टर आउट ऑफ दिस बॉडी फ्लूइड। अभी जो वेस्ट केमिकल है इस फ्लूइड के थ्रू फिल्टर आउट होता है, ठीक है। ये आपकी एनिमल एक्सक्रीशन की पिक्चर है, तो इजी समझ में आए। आपका जो ह्यूमन्स में है क्या, वो ब्लड स्ट्रीम है वो वेस्ट मटेरियल को पिक करता है और फिर किडनी में उसको भेजता है। किडनी क्या करती है, हमारे उस ब्लड को प्योरीफाई करती है और वेस्ट मटेरियल को यूरिन के रूप में एक्सक्रीट आउट कर देती है। और लेकिन इंसेक्ट है, इंसेक्ट क्या करती है, उनमें भी लिक्विड लाइक ब्लड होता है, वो लिक्विड लाइक ब्लड है वो क्या करता है, वो हमारे वो इंसेक्ट की जो बॉडी में वेस्ट और मटेरियल है उसको फिल्टर करता है। Plant get rid of the poisonous waste from the small pores called stomata present in the leaves। अभी जो plants कैसे excrete out करते हैं, जो plant है small pores मीन्स आपके small pores जो leaves पे stomata present होते हैं उसके थ्रू क्या करते हैं, इस poisonous waste को remove out कर देते हैं। Some harmful substance produced in plants cannot be excreted through stomata। Some plants remove this waste product as a secretion। सम ऑफ दिस सिक्रीशन आर वेरी यूजफुल टू अस। अब क्या कह रहा है, हमारे जो प्लांट है वो क्या करता है, कुछ हार्मफुल हमारे प्लांट्स के लिए कुछ हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं प्लांट्स के अंदर बनते हैं, उसको रिमूव आउट नहीं कर सकते हैं वेस्ट के रूप में, स्टोमेटा के थ्रू आप रिमूव नहीं कर सकते, प्लांट रिमूव नहीं कर सकते, सॉरी। तो ये प्लांट क्या करते हैं, प्लांट को सिक्रीशन करते हैं, ठीक है। उनके जो प्लांट की बॉडी को सिक्रीट आउट होता है वेस्ट, वो सिक्रेशन क्या होता है, वो वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में रिमूव आउट होता है। सम ऑफ दिस सिक्रेशन आर वेरी यूजफुल टू अस। अब ये क्या कह रहा है, इनमें से कुछ सिक्रेशन होते हैं जो हमारे लिए काफ़ी यूजफुल होते हैं, हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल गम, लेटेक्स एंड रेजिन, रबर, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि हमारे लिए ये क्या है, फ़ायदेमंद होते हैं। द रबर दैट वी यूज टू मेक मैनी यूजफुल थिंग इज एक्चुअली द वेस्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रबर ट्री। Shedding of old trees leaves is another way of excretion by plant। अब क्या कह रहा है, जो रबर है जिसका आप काफ़ी जगह इस्तेमाल करते हैं, ये आपका रबर है जो आप रबर की ट्री की छाल से कलेक्ट कर रहे हैं, अब इस रबर का इस्तेमाल हम काफ़ी जगह करते हैं, तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि जो हमने जो रबर वेस्ट प्रोडक्ट है वो काफ़ी हमारे यूज़फुल है, ठीक है। लेकिन आप
ये जो ओल्ड लीव्स, जो पुरानी पत्तियाँ होती हैं उसको हटाकर काट कर अलग करते हैं, वो भी प्लांट का क्या एक्सक्रीशन होता है। नेक्स्ट इज नो लिविंग थिंग्स डू नॉट एक्सक्रीट बिकॉज दे डू नॉट ईट और इनहेल एनीथिंग। अब क्या कह रहा है, जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो क्या है, ना तो एक्सक्रीट करती है, क्यों, क्योंकि ये ना तो कुछ खाती है और ना ही इनहेल करती है एनीथिंग। तो हम ये बोल नॉन लिविंग, हमें पता है कि नॉन लिविंग नथिंग कोई रिस्पॉन्स करती है, ना उसमें कोई मूवमेंट होती है, ना ईट करती है, ना इनहेल करती है। नॉन लिविंग थिंग्स कुछ भी नहीं करती है, तो वो एक्सक्रीट भी नहीं करती है। ठीक है, इजिया एक्सक्रीशन में क्या था, ह्यूमन बींग्स किसके थ्रू, ब्लड स्ट्रीम किडनी के थ्रू अपना वेस्ट प्रोडक्ट्स रिलीज कर रहे हैं। जो इंसेक्ट है वो भी लिक्विड लाइक ब्लड के थ्रू अपना एक्सक्रीट कर रहे हैं, और प्लांट्स किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू या कुछ सिक्रीशन के थ्रू एक्सक्रीशन कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इन दिस ऑल लिविंग बींग्स प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड। जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं वो अपनी तरीके के यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं। लाइक जैसे आपका काऊ है वो काव्स करता है, आपका हैन है चिक करता है, बर्ड्स के बेबीज़ को वो करते हैं। ऐसे हर जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं वो अपने जैसे ही यंग वंस, अपने जैसे ही बेबी को प्रोड्यूस करते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज रिप्रोडक्शन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। देयर आर वेरियस वे इन विच लिविंग बींग्स रिप्रोड्यूस। अब क्या कह रहे हैं, काफ़ी सारे तरीके हैं, मेथड है जिसके थ्रू लिविंग बींग्स है वो रिप्रोड्यूस करते हैं। मेनली आपने पढ़ा होगा रिप्रोड्यूस कैसे, सेक्सुअली और एसेक्सुअली, ये तरीके होते हैं जिसके थ्रू जो आप रिप्रोडक्शन होती है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखिए, एग्जांपल में कुछ डायग्राम भी शो हुए हैं। मदर और बेबी सेम है, ह्यूमन बींग्स, हैन और चिक, काव एंड कार्फ एंड अमीबा रिप्रोडक्शन। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे ही सेम ऑर्गेनिज्म क्या प्रोड्यूस करते हैं। ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स लाइक काउ, डॉग, कैट एक्सेट्रा रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू बेबीज, दे आर नोन एज मेम्बर्स। अब क्या कह रहे हैं, जैसे आपकी काउ है, गोट है, डॉग है, कैट है, ह्यूमन बींग्स, ये सब जितने भी एनिमल्स होते हैं वो अपने जैसे ही यंग वंस को, बेबीज़ को है बर्थ देते, जन्म देते हैं, इसलिए उन्हें हम क्या बोलते हैं, मैमल्स बोलते हैं। ठीक है, बर्ड, फिश, स्नेक्स एक्सेट्रा रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। अब क्या है, जो बर्ड्स होते हैं, फिश, स्नेक्स, उसके किसके थ्रू, एग्स देते हैं, अंडे देते हैं, जिससे रिप्रोडक्शन होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, इन सम केसेस ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ऑन देयर ओन without the help of another organism of their own kind. For example, an amoeba splits into two daughter cells. This kind of reproduction where new cells are formed from single parent is called asexual reproduction. Asexual reproduction का क्या मतलब है, उसमें ओनली एक ही पेरेंट की नीड होती है, दूसरे पेरेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, जिसमें दो पेरेंट्स की नीड होती है, उन्हें हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। एसेक्सुअल में क्या होगा, जो बेबीज़ बनते हैं वो क्या होता है, बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, पेरेंट के बिल्कुल सेम जैसे दिखते हैं। तो इस केस में इसमें हम डिफाइन करके बताएंगे कि कुछ ऑर्गेनिज्म कैसे सिर्फ बिना किसी दूसरे की मदद से कैसे यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं। जैसे अमीबा है आपका, ये आपका अमीबा है। ठीक है, ये अमीबा क्या करता है, ये अमीबा अपने आप को दो में डिवाइड कर लेता है, स्प्लिट कर लेता है, तोड़ लेता है ऐसे। ठीक है, तो इससे एक अमीबा से दो हमें डॉटर सेल मिल गई। अब इन्हें ये जो अब आपका अमीबा है, पेरेंट अमीबा है, वो दो में डिवाइड हुआ है, उस दो को हम डॉटर सेल्स बोलते हैं। ठीक है, अब आगे जाके ये जो अमीबा मैच्योर हो जाएंगे तो ये अमीबा अलग से डिवाइड करेंगे दो में। तो इस टाइप से जो रिप्रोडक्शन होती है, जिसमें सिंगल पेरेंट डिवाइड करके, स्प्लिट करके कैसे भी ना यंग वंस बना रहे हैं, उसे हम क्या कह रहे हैं, उस फॉर्म को हम कह रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। So we can say that this kind of reproduction where new cells are formed from single parent is called asexual reproduction. मतलब एक ही पेरेंट से जो रिप्रोडक्शन हो रही है उन्हें asexual reproduction कहते हैं। Next is plant also reproduce. Some plants like mango, peas, etc. reproduce from seed, while others like onion, potato, rose, etc. reproduce through vegetative parts. अब क्या कह रहा है, प्लांट्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं। प्लांट्स में कैसे रिप्रोडक्शन होती है, कुछ प्लांट्स है जैसे आपका मैंगो का, एप्पल का, पीस का, इन सब का क्या होता है, ये सीड्स देते हैं, बीज देते हैं। आप उन बीज को जब सोइल में डालते हैं तो वो ग्रो करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं
जो क्या है बिना सीड के ग्रो होते हैं, उनमें सीड्स ही नहीं आते, जैसे कि आपका ऑनियन, पोटैटो, रोज एक्सेट्रा, ये किसके थ्रू? वेजिटेटिव पार्ट्स। वेजिटेटिव पार्ट्स क्या होते हैं किसी भी प्लांट के? वेजिटेटिव पार्ट्स 3 होते हैं आपके, रूट, स्टेम एंड लीव्स। ये 3 क्या है? रूट, स्टेम एंड लीव्स, वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब इन 3 पार्ट की हेल्प से कोई भी नया प्लांट ग्रो हो रहा है तो हम उन्हें कहेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। मतलब इन 3 पार्ट्स की मदद से जो रिप्रोडक्शन हो रही है उन्हें हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। नेक्स्ट इज नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस, डज योर टेबल प्रोसेस स्मॉल टेबल्स लाइक योर कैट। अब क्या कह रहा है? जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो रिप्रोड्यूस नहीं करती। कैसे? आपके घर में कोई भी टेबल रखी है, क्या वो छोटे टेबल्स को बर्थ देती, जन्म देती, जैसे कि बिल्ली में हो गया, डॉग में हो गया, ऐसा हो गया? नहीं, क्योंकि जो आपकी नॉन लिविंग थिंग्स है वो क्या है, उनमें कोई लाइफ नहीं होती, तो वो कुछ भी लाइफ प्रोसेस शो नहीं करते हैं, ठीक है। सो टुडेज होमवर्क इज दैट यू हैव टू राइट क्वेश्चन नंबर 3 in your fair notebook, which is what is meant by excretion, name the various product excreted by trees and animals। excretion क्या होता है और various product जो excrete करते हैं trees और animals उनके बारे में आपको बताना है। so answer is the process by which the waste material is thrown out by the body is called excretion। excretion क्या कर रहे हैं? कोई भी जो वेस्ट मटेरियल होता है हमारे बॉडी में, वो हमारी बॉडी से बाहर निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं? excretion कहते हैं। प्लांट्स एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट्स आर गम, लेटेक्स एंड रेजिन। जो प्लांट्स के एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट्स होते हैं गम, लेटेक्स एंड रेजिन। एनिमल एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट्स आर यूरिन। जो एनिमल्स के एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट होता है वो है यूरिन। दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग। Hello student, in today's GK class of class 6th chapter number 27, and here chapter name is English language. In previous video I discussed with you chapter number 26, so let's start chapter number 27. Hello student, in chapter number 27 English language, some words are given that is wrongly spelled. You have to correct the spelling and find out the odd one from that. Here first option is elephant, tiger, bear and fox. You have to check the spelling of all. You see elephant की जो spell होती है वो क्या होती है? ELEPHANT. तो in place of E you have to put A. Okay. Like that. Second question है ROSE, rose, champa, chameli and lotus. These are some flowers name. तो the spelling of champa is wrong. CHAMPA होता है यहाँ पे I की जगह पे. Okay. Now next is third one, mathematics, physics and mechanics and dog. ये some words हैं, तो इसमें mathematics की spelling में MATH होगा. यहाँ पे in place of E you have to put A. Next one is fourth, himself, themselves and mechanics and news. तो मैकेनिक्स भी सही है और न्यूज भी एंड हिमसेल्फ भी. तो रॉन्ग स्पेल कौन सी है? themselves. यहाँ पे SI की जगह SE यूज करना है. ओके. नेक्स्ट वन इज फिफ्थ, ब्रेवली, फ्लिसली, काइंडली एंड बोल्डली. तो हेयर मिस स्पेल इज बोल्डली. तो यहाँ पे ओ की प्लेस पे आपको क्या यूज करना है? ए. बैडली. बैडली का मतलब होता है बुरा. ओके. नेक्स्ट वन इज सिक्स्थ, फिल्डेड, फुलफिल्डेड, एक्सपेल्ड एंड स्किल्ड. तो इसमें रॉन्ग स्पेल कौन सी है? फुलफिल्डेड. यहाँ पे FULL यूज होगा. ओके. यू हैव टू करेक्ट द स्पेलिंग. नेक्स्ट वन इज सेवंथ, क्वेल्ड, रेबलियस, कमीशंस एंड मिराकलिश. तो इसमें रॉन्ग स्पेलिंग कौन सा है? मिराकलिश. ओके. नेक्स्ट वन इज पीसफुल, स्किलफुल, ब्यूटीफुल एंड होपफुल. तो पीसफुल की स्पेलिंग में PEACE. यहाँ पे ओके प्लेस पे E यूज होगा. ओके. नेक्स्ट वन इज बेनिफिशियल, रेगुलर, डिस्पायर एंड होपफुल. तो इसमें रॉन्ग स्पेल है बेनिफिशियल. बेनिफिशियल की स्पेलिंग होती है
BEN, यहाँ आई की प्लेस पे क्या यूज होगा, ई, बेनिफिशियल. रेगुलर इज करेक्ट स्पेल, डिस्पाई और होपफुल. नेक्स्ट वन इज रेज, मर्ज, पर्ज एंड सर्ज. इसमें जो स्पेल है मिस्टेक है वो क्या है, पर्ज, PURG होता है. ओके, पर्ज मीन्स किसी चीज का शुद्धिकरण होता है, पर्ज का मतलब. नेक्स्ट वन इज कंजर, रिजर्व, डिजर्व एंड प्रिजर्व. तो इसमें जो मिस स्पेल है वो क्या है, डिजर्व. डिजर्व की स्पेलिंग होती है DESERVE. डिजर्व का मतलब होता है लायक, मीन्स किसी चीज के एबल. नेक्स्ट वन परमिशन, एम्बिनेशन एंड एडमिशन एंड सबमिशन. तो हेयर करेक्ट जो इनकरेक्ट स्पेलिंग है वो कौन सी है, एडमिशन. एडमिशन में वी हैव टू यूज डबल डी, ADDMI ऐसा. एडमिशन का मतलब होता है दाखिला, प्रवेश किसी चीज में. नेक्स्ट वन इज पंचुएशन, फैशन, पेंशन एंड राशन. तो पेंशन की स्पेलिंग यहाँ पे मिसस्पेल्ड है, PENSION होगा. पेंशन क्या होती है, जब कोई पर्सन होता है वो रिटायर्ड ले लेता है किसी जॉब से, रिटायरमेंट हो जाती है, तो उसको जो सैलरी मिलती है उसको क्या बोलते हैं, पेंशन. आफ्टर रिटायरमेंट द सैलरी इज कॉल्ड पेंशन. नेक्स्ट वन इज इनफ्लेमेबल, म्यूजिशियन एंड राइटोजिशन एंड न्योटेट. तो इसमें जो मिसस्पेल है वो कौन सा है, म्यूजिशियन. म्यूजिशियन में होता है MUSICION. तो यहाँ O की जगह के प्लेस पे क्या यूज होगा, A. म्यूजिशियन का मतलब होता है जादूगर. नेक्स्ट वन इज 15 ज्योग्राफी, हिस्ट्री, केमिस्ट्री एंड कॉमर्स. दीज आर द सब्जेक्ट नेम. ज्योग्राफी भूगोल, हिस्ट्री इतिहास एंड केमिस्ट्री. तो स्टूडेंट केमिस्ट्री की स्पेलिंग होती है CHEMISTRY. तो यहाँ इन प्लेस ऑफ A you have to use E. And last one is commerce. Student, that is your misspelled chapter. You have to write all these misspelled with correct spelling. Means जो elephant है इसकी misspell तो ये है, इसकी correct क्या होगी, ELEPHANT. तो आपको इस तरह से अपनी नोटबुक में राइट करना है ये चैप्टर, मिसस्पेल एंड करेक्ट स्पेलिंग. 2 कॉलम लेने हैं, एक में गलत स्पेलिंग है वो राइट करनी है, दूसरे में जो करेक्ट है वो राइट करनी है. ओके, इससे आपको करेक्ट स्पेलिंग भी लर्न हो जाएगी और चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा आपका. ओके, तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे. ओके. Good morning, student. Welcome to online classes. This is Saroj from MLP International School, Rajpura. Student, in the previous video, we were used to just do the revision part of up to chapter 7. Now, for class 6, today we are going to start our new chapter. So, let us start. So, student, let us start the new chapter, The Greatest Sacrifice. यानी कि सबसे बड़ा त्याग. तो इस कहानी को हम पढ़ने से पहले मैं आपको बताती हूँ. Since ages, India is a land of holy saints and sects. यानी कि वर्षों पहले भारतवर्ष हमेशा जो है एक ऐसी भूमि रही है जहाँ पे साधु संतों का, महात्माओं का देश रहा है. They were selfish and worked for the welfare of mankind. वो जो है हमेशा से जो है अपने आप में ऐसे रहे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जो है लोगों की जो है सहायता करने में बिता दी. रीड द स्टोरी ऑफ वन सच सेंट हु सैक्रिफाइड हिज लाइफ टू हेल्प गॉड्स इन हेवन टू फाइट अगेंस्ट द टिमोस. यानी कि ये एक ऐसी कहानी है जिसने कि एक संत ने भगवान की सहायता की राक्षसों के खिलाफ जो है लड़ने में और अपनी पूरी जिंदगी उसमें बिता दी. सो अब हम पढ़ते हैं स्टोरी को. सी, कंपनशन इज द मोस्ट वैल्यूएबल ऑर्नामेंट ऑफ ए मैन. यानी कि काइंडनेस जो है
उदार विचार जो है वो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण गहना है एक इंसान का। इट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रिलीजन, और ये धर्म से भी बढ़कर होता है। गॉड हैज क्रिएटेड इनन्यूमरेबल क्रिएचर्स, और भगवान ने ऐसे अनगिनत इंसानों को बनाया है। मैन इज सुपीरियर टू ऑल दोज, और मैन जो है उन सब में जो है सुपीरियर है, बिकॉज ही बिलीव्स इन हेल्पिंग हिज फेलो मैन, और क्योंकि वो ये विश्वास करता है कि हमें इंसान की मदद करनी चाहिए। ए सेल्फिश मैन इज नो बेटर देन एन एनिमल, और जो एक सेल्फिश मैन होता है वो किसी जानवर से कम नहीं होता है। यानी कि जो सिर्फ अपना फायदा देखता है उसे हम सेल्फिश कहते हैं, तो वो एक जानवर की तरह उसका व्यवहार माना जाता है। Here is the story of a great saint who willingly sacrificed his life for the welfare of the whole universe। और यहाँ पे एक जो है संत की कहानी है जिन्होंने अपने मन आत्मा से अपना जो है पूरा जीवन जो है सेक्रीफाइस कर दिया, बिता दिया, किसके कि पूरे ब्रह्मांड की जो है वेलफेयर के लिए उसने अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। Long, long ago, there was a Brahmin boy। बहुत वर्षों पहले की बात है, एक ब्राह्मण का पुत्र था। He was so naughty and unruly that everybody was fed up with him। वो इतना शरारती और मतलब बिना किसी उसके रूल्स के चलने वाला लड़का था जिससे कि सभी लोग जो है परेशान हो गए थे। One day his parents sent him to the Gurukul for his education। एक दिन जो है उसके पेरेंट्स ने गुरुकुल में उसकी फर्दर एजुकेशन के लिए भेज दिया। In those days, उन दिनों there were no schools। और पुराने जमाने में पहले स्कूल नहीं हुआ करते थे जैसे आज के जमाने में होते हैं। गुरुकुल was the place where children were sent for education। गुरुकुल वो जगह थी जहाँ पे बच्चों को फर्दर एजुकेशन के लिए भेजा जाता था। Even Lord Rama and Lakshmana got their education in the Gurukul of the great saint विश्वामित्र। और इसी तरह से जो है भगवान राम और लक्ष्मण इन दोनों ने भी अपनी शिक्षा जो है वो गुरुकुल में ली थी, एक बहुत ही ग्रेट सेंट के अंडर जिनका नाम था विश्वामित्र। गुरुजी द चीफ ऑफ द गुरुकुल, जो गुरुकुल का जो चीफ था वो गुरुजी थे। Was the learned and experienced scholar, तो ये क्या थे, एक बहुत ही जो है पढ़े लिखे और बहुत ही एक्सपीरियंस बंदे थे। When the boy stood before him, he asked, जब लड़का उनके सामने खड़ा हुआ तो उन्होंने पूछा, How will you react if somebody tries to hurt you? अगर कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहे तो तुम कैसा रिएक्ट करोगे? ये वर्ड्स जो है गुरुजी ने उस बॉय से पूछे। The boy replied, I will teach him a lesson। उस लड़के ने जवाब दिया कि मैं उसको एक सबक सिखाऊंगा। गुरुजी said, and if you appointed is stronger than you, अगर वो तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो तो। दिस टाइम द बॉय हैड नो आंसर, और इस वक्त उस लड़के के पास कोई उत्तर नहीं था। गुरुजी आस्क्ड अगेन, गुरुजी ने फिर पूछा, हाउ विल यू फील इफ समबडी ट्रबल्स यू? अगर कोई तुम्हें जो है परेशान करे तब तुम्हें कैसा लगेगा? द बॉय सेड, वेरी बैड, बहुत गलत फील होगा। देन यू कैन इमेजिन, अब तुम ये इमेजिन यानी कि अंदाजा लगा सकते हो, what other must be feeling when you create problems for them। अब तुम अंदाजा लगा सकते हो कि जब तुम ये हरकतें औरों के साथ करते हो तो उनको कैसा फील होता होगा। गुरुजी आस्क्ड, गुरुजी ने पूछा। रुको रुको,
सो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपको यहीं तक मैं बता रही हूँ, और what you have to do, you just find out the hard words and just try to write it from the help of your dictionary. तो आज की इस वीडियो में इतना ही। सो स्टूडेंट, जिस तरह से मैं आपको हर वीडियो में बताती आई हूँ, आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।